अरे यार माइक लगा लें पहले सही से। नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का आपके इस केमिस्ट्री बूस्टर अड्डा नामक चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 के बच्चों से। कक्षा 10 के बच्चों से और आज पाठ नंबर 3 की शुरुआत करेंगे और पाठ का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर वर्ष इससे आता ही है और इससे लॉन्ग प्रश्न भी बहुत आते हैं और इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं धातुओं के गुणों से, यानी कि धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। इनको आप सामान्य गुणधर्म भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान आप रखेंगे, वो कौन सी बात है कि इसको हम रासायनिक गुणधर्म समझने की गलती नहीं करेंगे। ये रासायनिक गुण नहीं होते हैं, ये जो होते हैं ये केवल और केवल भौतिक गुण ही होते हैं। तो भौतिक गुण के रूप में ही हम और सामान्य गुण के रूप में ही हम इनको ध्यान रखेंगे। चलिए नंबर 1, पहला पॉइंट है भौतिक गुणधर्म में चमक। पहला पॉइंट है ये। लेकिन इसको समझने से पहले यदि हमने जो अपने जीवन में धातुएं देखी हैं, उन धातुओं के नाम जो हैं एक बार रिवाइज कर ले, तो उन्हीं को देख करके हम इन गुणों को आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो धातुएं तो हमने जीवन में देखी ही हैं। लोहा है तो दिन भर हर समय हमारे घर में देखते ही रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसके बाद फिर बात कर लें कॉपर की, एल्युमिनियम की। इनके तार, बिजली के तार है हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जहाँ कहीं हम जाते हैं तो ये तार तो हमें दिखाई ही देते हैं, इन्हीं धातुओं से बने होते। सोना हम लोग पहनते रहते हैं, चांदी ये आभूषण के रूप में हम देखते रहते हैं। तो ये जो मुख्य धातुएं हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, इनको ध्यान में रख के इन पॉइंट्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है चमक, यानी कि धातुएं चमकदार होती हैं। धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे हमने लिखा है सोना चांदी, तो सोना तो इसीलिए पहनते हैं भाई, इसको चमकता है, इसके साथ साथ हम भी चमके हैं, तो इसीलिए दोनों सोना चमकते पहनते हैं। अगर ये ना चमकता, बेकार होता, तो पहनने वाला भी नहीं चमकता, तो क्या ये इतना महंगा होता? कोयले की तरह ये रद्दी के भाव भी से कोई नहीं लेता। तो चमकता है इसीलिए तो पहना जाता है भाई। चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं कठोरता की। ये कठोर भी होते हैं, धातुएं कठोर होती हैं। लोहा है लोहा कठोर होता है, सभी लोग मानते ही हैं। और अगर भैया ना मानो, तुम्हारी खोपड़ी उठा के मार दें लोहा, पता चलेगा भैया कठोर होता है कि नहीं है। लोहा है, तांबा है, ये सब क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं हैं वो मुलायम भी होती है, उनका नाम मुलायम नहीं होता है, वो मुलायम होती हैं, कठोर नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा है ना, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं।
भले ही आप इस पॉइंट को यहाँ ना लिखें कि लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम मुलायम होते हैं, ना लिखना चाहें ना लिखें, हैं, लेकिन भविकल भी प्रश्न आ जाते हैं गुरु, तो फिर समस्या हो जाएगी। चालाकी जो है कभी कभी काम में नहीं आती है। तो ये कक्षा 10 है, कक्षा 10 में पूरी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, चालाकी से काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे नंबर लाने के लिए पूरा काम। तो नंबर 3 की बात कर लेते हैं, अवस्था या रूप की। ये कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन मरकरी को छोड़कर बहुत बार प्रश्न पूछा गया भैया, मरकरी जो होती है धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताओ, है? तो इसको ध्यान रखेंगे। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, आघात वर्धता। आघात वर्धता को समझ लेते हैं। आघात माने आघात करना, चोट करना है, और वर्धता माने बढ़ना, चोट करने पर बढ़ती है जो धातु है, तो वो आघात वर्धता का गुण प्रदर्शित करेंगी, ठीक है। धातुओं को यहाँ लिखा है हमने, धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी को गुण को आघात वर्धता कहा जाता है। जैसे लोहे की चादर, बहुत लोगों के घरों में नहीं तो पास पड़ोस में देखा होगा, टीन पीन लोहे लंगड़ की ये गेट लगे मिल जाते हैं, वो भी चादर के ही तो होते हैं। टीन बड़ी मिल जाएगी, है, और बहुत सारी चीजें हैं इधर उधर, पतली चादर के रूप में लोहे की चीजें मिल ही जाती हैं आपको। तो ये सब क्या है? ये सब आघात वर्धता के गुण को दिखा रहे हैं। ये पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार इसको पूछा गया है कि आघात वर्धता किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, धातुओं का यह गुण आघात वर्धता कहलाता है। काफी सिंपल है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 5। 4 हो गया है तो नंबर 5 होगा, क्या है? तन्यता। तो देखिए धातुओं के तार भी बनाए जाते हैं, तार तो धातुओं के ही होते हैं, तो धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ये गुण भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया। नंबर 4 और 5 पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भौतिक गुण लिखिए तो आप सारे पॉइंट लिखेंगे ही बेशक, किंतु कभी कभी ये पूछ दिया गया जाता है कि तन्यता किसे कहते हैं। तो धातुओं को पतले तार के रूप में, पतली नहीं होना चाहिए, आप पतले होना चाहिए भाई, सही कर लेंगे आप लोग, पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो यह गुण क्या कहलाता है? धातुओं का क्या कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। जैसे तांबे के तार है, एल्युमिनियम के तार है, बिजली की जो फिटिंग है आप देख रहे हो अपने गली मोहल्ले घर मकान, चारों ओर रिश्तेदारी, जहाँ कहीं जाते हो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, जहाँ दुनियादारी, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, हर जगह बिजली आजकल है। तो बिजली है तो वो किसके द्वारा है? तार के द्वारा पहुंचती है। और तार का है के हैं? कॉपर के हैं, एल्युमिनियम के हैं। और तो ये तार तो लोहे के भी है। आजकल खेत में की सुरक्षा के लिए लोग चारों तरफ अपनी बाउंड्री करते हैं, तो लोहे के तार का प्रयोग करते हैं, स्टील के तार का प्रयोग करते हैं। तो तार हैं, धातुओं के हैं, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट को लिख देंगे। नंबर 6 पे क्या है? विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब विद्युत के तो सुचालक होते ही होते हैं, तभी तो बिजली में यूज की जाती हैं धातुओं के तार। सुचालक के मतलब है जिनमें विद्युत का प्रवाह हो तो सुचालक, नहीं हो तो कुचालक। और ऊष्मा के सुचालक कैसे समझेंगे? ऊष्मा के सुचालक हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कहीं आग जल रही है, आप लोहे की राड लेके थोड़ी देर आग में पकड़ के बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि पूरी राड गर्म हो जाती है। आपने दूसरा सिरा आग में रखा था और जिस सिरे को पकड़े हो वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरी राड गर्म हो जाती है लोहे की, क्योंकि वो ऊष्मा के
सुचालक होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो इसमें भी अपवाद है, शीशा और पारा को ध्यान रखिए, ये कुचालक होते हैं। तो चांदी और तांबे को नहीं, इसको, इन दोनों को, शीशा और पारा को, ये कुचालक होते हैं। नंबर 7 की बात कर लेते हैं, घनत्व की। अब घनत्व इनके कैसे होते हैं? घनत्व इनके और गलनांक दोनों अधिक होते हैं। तो घनत्व को समझ लीजिए थोड़ा सा, घनत्व क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कोई धातु है, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा ले लिया, चलिए इस डिब्बे को, ठीक है, और इस डिब्बे को हमने ले लिया, और इसमें क्या है, कोई धातु, हमने कोई पदार्थ भर दिया, पूरा डिब्बा भरा हुआ है, और इसको मान लिया ए, और इतना ही बड़ा एक और डिब्बा हमने ले लिया, इतना ही बड़ा एक और डिब्बा ले लिया। छोटा बड़ा अगर लग रहा हो आपको तो मान के चलेंगे भाई उतना ही बड़ा है, ये हो सकता थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो, आप उसी के विचार करते रहे, छोटा भाई की बड़ा है, तो मान के चलेंगे बराबर है ये बी। किंतु बराबर डिब्बे हैं, सामान पूरे में फुल भरी हुई है दोनों में। पता चला कि आपने ए को उठाया, तो इसका वजन आपको ज्यादा महसूस हुआ और बी वाले का कम। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसके अंदर जो मैटर था उसके अणु जो थे वो पास पास थे, इसलिए साइज बराबर होने के बावजूद भी उसमें पदार्थ ज्यादा आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस वाले डिब्बे का घनत्व ज्यादा था, और ये हल्का था तो कहेंगे इसमें घनत्व कम था, क्योंकि इसके अणु दूर दूर होंगे तो इसमें पदार्थ कम आ पाया, इसीलिए ये ए वाला भारी हो गया, बी वाला कम कम भारी हुआ। और अगर जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका गलनांक भी ज्यादा होगा। अब गलनांक क्या होता है? कोई ठोस चीज है, उसे द्रव अवस्था में ले जाओगे तो वो क्या कहलाती है? उसका गलनांक को गलाने की बात की जाती है उसको। तो उसमें ताप जो है परिवर्तन करना होता है, जैसे बर्फ है, जल है, और नहीं बर्फ है, बर्फ को ही गलाओगे और जल में ले जाओगे तो क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, हैं भाई? बर्फ का टेम्परेचर कम होता है, जल का ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी वो गलेगी, यानी कि ताप परिवर्तन करना पड़ेगा, और जब फिर ज्यादा करना पड़ेगा अगर घनत्व ज्यादा है तो। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। चलिए ठीक है, तो घनत्व के बारे में बात कर ली, 7 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 8 पे। नंबर 8 पे किसकी बात करेंगे हम? ध्वनि की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? ये धातुओं की सतह से कोई ठोस चीज टकराए तो ये आवाज करती है। लोहे के गेट वगैरह है, इन्हें बजाओ तो बहुत आवाज करते हैं ये। तो ये फिर इसके मतलब ये 8वां पॉइंट भी सही लिखा गया है। क्यों भाई? सही है, सही है। बजा के देख लेना 2-4 चीजें घर की है, फोड़ फाड़ मत देना, बस ये है। तो ये 9 नंबर पे है, धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अब धातु आप ले लो, कोई धातु ले लो और ऑक्साइड उसका बनाओ, तो वो कैसा होगा? उसकी प्रवृत्ति जो होगी क्षारकीय होगी। जैसे धातु हम ले लिया है, चलिए Na प्लस ये O2, गिब्स में क्या बनेगा? 2NaO, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। चलिए बैलेंस कर दिए, ठीक है। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? इसकी प्रवृत्ति होगी क्षारक, क्षारक की तरह ये काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम ले सकते हैं किसको? Mg को। ऐसे ही हम यहाँ पे ले सकते हैं Mg को।
Mg भी धातु है और प्लस O2, और समीकरण में क्या बन जाएगा 2MgO, यही बनेगा। यहाँ पे 2Mg लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस कर लो। तो ये भी कैसा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी भी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, क्षारक प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इनमें से एक समीकरण आप नोट भी कर लेंगे कॉपी में, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समीकरण होना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली है किसकी, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की। इसके बाद हम बात करेंगे, धातु के बाद बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की, ठीक है। तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म को देख लेते हैं। और अधातुओं को भौतिक गुणधर्म को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई अधातुएं होती कौन सी हैं। तो कार्बन है, ये अधातु है, ब्रोमीन है, ये अधातु है, क्लोरीन है, ये अधातु है? ऑक्सीजन है, ये भी अधातु है, क्लोरीन को हमने बताया ये भी अधातु है, नाइट्रोजन है तो ये भी अधातु है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन ये भी अधातु है, ब्रोमीन ये भी अधातु है। तो कुछ अधातुओं के बारे में हमें एक दो का तो नाम पता ही होना चाहिए। सल्फर है, ठीक है, और पोटेशियम है के, तो ये सब क्या है, अधातु हैं, अधातु हैं। तो ये अधातुओं के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। तो इसको हम इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। नंबर 1 पे है चमक। तो धातुएं जो होती हैं चमकदार नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। जैसे कार्बन है तो चमकदार नहीं होगा, वो अपवाद में ध्यान रखेंगे। आयोडीन चमकदार होती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2 कठोरता की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ये कठोर नहीं होती हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। होती हैं लिख दो या होते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद बहुत तगड़ा है। वो अपवाद भैया आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा, हीरे का। हीरा इतना कठोर होता है कि अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, और सबसे ज्यादा कठोर अभी तक ब्रह्मांड में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा ही है। तत्व सबसे कठोर जो है वो हीरा है ज्ञात तत्वों में, ठीक है। तो ये सब अपवादों का बाप है, पापा है। नंबर 3 अवस्था या रूप। देखो ये कमरे के ताप पर मतलब ये है सामान्य ताप पर। ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं और गैसीय अवस्था में होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन किसको छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर ये द्रवावस्था में मिलती है, ठीक है। नंबर 4 पे लिख दिया हमने आघात वर्धता। धातुओं में तो हमने बताया था पीटने पे या आघात करने पे ये बढ़ जाती हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनको पीटा पाटी करोगे तो ये पता कैसे होते हैं, ये टूट जाएंगे, भुज हो जाएंगे, भुज। कैसे भुज, कैसे भुज, जैसे डेला होता है, पत्थर नहीं, मजबूत डेला, उसको जमीन में मार दो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसों में, बिल्कुल छोटे छोटे में टूट जाता है। तो धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और अधातुओं का यह गुण क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ये क्षण भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे क्षण भंगुरता कहते हैं, क्षण भंगुरता। इन्हें पीटोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। तो धातुओं के इस गुण को क्षण भंगुरता कहते हैं, ठीक है। इसको चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन इसको भाई जरूर नोट कर ले, क्षण भंगुरता वाला पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे देखते हैं तन्यता
यानी कि धातुओं को तो पतले तार बनाए जा सकते थे, तो इनके पतले तार नहीं बनाए जा सकते हैं। अब पतले तार बना के करोगे क्या? ये है बाउंड्री वगैरह भले करो तो चालक तो होती नहीं धातुएं। ठीक है, नंबर 6 पे कैसी होती हैं धातुएं? ये कुचालक होती हैं। विद्युत इनमें का प्रवाह होगा नहीं, ऊष्मा की भी। ये कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे जो हमारा मिस्त्री होता है बिजली वाला, मैकेनिक, ठीक है, वो बिजली सही करता है या कोई मैकेनिक जो होता है खंबे पे चढ़ता है, तो वो प्लास्टिक के दस्ताने पहन के क्यों चढ़ता है? ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आसान सा उत्तर है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए भैया वो अपनी सुरक्षा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, आभूषण नहीं है उसका, वो उसकी सुरक्षा के लिए उसको पहन के चढ़ता है, अपनी लाइट हाइट सही करता है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो ऊष्मा की, विद्युत की, ऊष्मा की नहीं, विद्युत की कुचालक होती है। होती तो ऊष्मा की है, लेकिन लाइट वाला काम तो विद्युत का करेगा, तो जो है विद्युत के कुचालक आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो है अधातु। ठीक है, तो ग्रेफाइट आप देखिए, पेंसिल जो होती है उसके अंदर काला भाग जो होता है जिससे हम लिखते हैं वही ग्रेफाइट होती है, वो विद्युत का सुचालक होती है। नंबर 7 पे घनत्व के बारे में ध्यान रखें, और गलनांक दोनों कम होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये धातुओं से कैसे होते हैं, धातुओं की तरह कठोर नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगे तो आप समझ जाइए इनका घनत्व कम होगा, कम होगा तो इनका गलनांक भी कम होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। ठीक है, नंबर 8 पे ध्वनि, धातुएं तो टकराती थी तो आवाज करती थी, लेकिन ये आवाज उत्पन्न नहीं करेंगी। नंबर 9 ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या हो गए? इनके ऑक्सीडेंट कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, उनके ऑक्साइड भाई क्षारीय होते थे। यहाँ पे कार्बन लो और प्लस O2, तो ये समीकरण लिख लो CO2 है। यहाँ पे C की जगह पे या तो एक और वन लिख सकते हो, यस ले लो, SO2 बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ C की जगह पे क्या लिख दोगे? यस लिख दोगे, तो SO2 आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को भी नोट कर लें, और इसकी प्रकृति कैसी होगी? वो होगी अम्लीय। तो ये हमने पॉइंट समझे हैं। लेकिन आज की डेट पे धातु और धातु की परिभाषा के बारे में हम थोड़ी बात कर ले। जो वर्तमान समय में जो मानी जाती है परिभाषा, वो परिभाषा भाई आपको हम बता देते हैं क्या होगी। वैसे परिभाषा आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा इसीलिए नोट कर ली है। और क्या होती है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ये रसायन विज्ञान के अनुसार परिभाषा है। ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन लोहा होता है। धातु ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि यने लिखिए, यने आपने लिखा और एक इलेक्ट्रॉन ये यने देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा। ऐसे आप ये समीकरण 1 लिख लें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शन है जैसे में, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो परिभाषा ध्यान रखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। चलिए, अच्छा दूसरा उदाहरण की बात कर लें, दूसरा उदाहरण की बात कर लेते हैं। चलिए, यानी की जगह पे हम ले लेते हैं किसको? Mg ले लें, मैग्नीशियम। चलिए Mg, ये क्या कर दिया भाई, एक मिनट, यहाँ Mg, तो Mg ले लेते हैं। Mg यानी कि मैग्नीशियम, यहाँ पे Mg जो है
2+ आएगा। 2+ क्यों आएगा? मैग्नीशियम की प्रकृति होती है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की भैया, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज लगाते हैं तो यही लिखा दिया, जगह कम है तो सही लिख नहीं पाए। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे अधातु की परिभाषा की। अधातु की परिभाषा तो इसमें है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन इत्यादि। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल इसका भी दे दें, क्लोरीन है। अब जैसे क्लोरीन ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो Cl- दिखा देंगे बस। ऐसे ही ऑक्सीजन को दिखाना चाहते हैं, ऑक्सीजन को दिखा दीजिए। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो O-2- लिखेंगे। ये O जो है वो 2- आप लिखेंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। वैसे O जो होता है वो 2 ही लिखे जाते हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपने 2 सही नहीं लिख पाया, यहाँ पे 2 सही से लिख लें और ये भी 2 सही से लिख लें। तो इस समीकरण को आप ध्यान रखें या इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। और आज की इस बेला में इतनी ही बात करेंगे। तो काफी इम्पोर्टेंट आज की क्लास रही है। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और आगे की बात आगे करेंगे। धन्यवाद।